हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। जबकि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर के सबसे पहले पिछला लेक्चर देखिएगा। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब होगा कि हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं उनका नेचर कैसे होगा, ठीक है, कैसा नेचर होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट आ जाता है इसमें आयोनिक रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट आयोनिक है ना, तो रिएक्टेंट आयोनिक, जैसा कि हमने पहले भी इस रिएक्शन को समझाया, तो लेकिन यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम समझेंगे कि आयोनिक रिएक्टेंट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर Na क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और Cl निगेटिव होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, Ag पॉजिटिव होगा और क्या होगा, NO3 नेगेटिव होगा, है ना। तो इनमें क्या होगा, आयन्स आपस में एक्सचेंज हो गए। पहले इनका आयोनाइजेशन होगा, मतलब ये अपने अपने आयन्स में टूट जाएंगे और टूटने के बाद में बहुत ही तेज़ी से ये आपस में आयन्स एक्सचेंज करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ऐसी रिएक्शन का क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो सेकेंड में हो जाती रिएक्शन, यानी इतनी जल्दी हो जाती है कि इसका हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आयन्स में टूटेगा और आयन आपस में क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, है ना। और पहले से भी ये आपस में घुले हुए होते हैं, तो ये आपस में घुल जाएंगे। तो घुलने के बाद ये क्या बनाएंगे, ये एक यहाँ पर AgCl बनेगा जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। यानी वाइट कलर का PPT बनेगा जा करके, और NaNO3 अलग बन जाएगा, ठीक है। तो आयोनिक रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो ये इतनी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं कि इसका रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बच्चों बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाता है कि कोवैलेंट रिएक्टेंट। अगर हमारे पास कोवैलेंट रिएक्टेंट है, तो क्या कोवैलेंट का रिएक्टेंट का हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लो होता है। क्यों लो होता है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। लो क्यों होगा, देखो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा N और इसके कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। वैसे ही हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर NH3 है तो इनके कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक इस तरीके से हो जाएंगे। तो कॉमन सी बात है भाई, देखो इसमें टाइम क्यों लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसमें टाइम क्यों लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें वो कोवैलेंट रिएक्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर इनका क्या होगा कि इन दोनों का जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इन दोनों के जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे बच्चों वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ब्रेक मतलब टूटेंगे, ठीक है। अब जब टूटेंगे तो कॉमन सी बात है, इनमें टूटने में थोड़ा सा टाइम, यानी कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम लगने के बाद में पहले क्या हुआ कि ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इनके कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो टूटेंगे बनेंगे, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो यहाँ पर ROR क्या होगा, लो हो जाएगा, और इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आएगी। आगे बच्चों इसी में थर्ड पॉइंट आ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनली टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। कैसे समझेंगे, ये बच्चों एक केमिकल नेचर है, ठीक है। केमिकल नेचर जैसे अगर हम CH3 और COOH की बात करते हैं, वैसे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन हम इसको गिब्स के फॉर्म में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखो, यहाँ पर ये किसमें टूट रहा, CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो CH3 है वो क्या होगा, इसके पास प्लस आई इफेक्ट होगा, है ना। अब प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, है ना। और यहाँ पर ये माइनस का चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल।
ठीक। तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं HCOOH की, तो देखो यहाँ पर HCOO और माइनस नेगेटिव, तो यहाँ पर H के पास कोई खास पॉजिटिव इफेक्ट होता नहीं, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। ठीक। तो ये केमिकल नेचर था कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनली टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं होमोजीनियस रिएक्टेंट और हेट्रोजीनियस। देखो होमोजीनियस का जो रिएक्टेंट होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा किससे, हेट्रोजीनियस। क्यों देखो होमोजीनियस में क्या होगा कि कोई भी चीज़ एक जैसी होगी, जैसे गैस हम ले लेते हैं, है ना, गैस के मॉलिक्यूल क्या होगा, आपस में रिएक्शन करेंगे, है ना, तो ये तेज़ी से रिएक्शन करेंगे। इसीलिए जो क्या होगा कि यहाँ पर होमोजीनियस जो रिएक्टेंट होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा हेट्रो। अब हेट्रो में क्या होगा, हेट्रो में गैस ले लिया और वाटर ले लिया, है ना, दो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो इनमें जब रिएक्शन होगा तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। जबकि होमोजीनियस में क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल आपस में तेज़ी से रिएक्शन कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि इसका जो होमोजीनियस रिएक्टेंट होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन ROR ज़्यादा होगा हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट से। ठीक है, समझ में। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट के फिजिकल। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड। ठीक। देखो जो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है किससे, लिक्विड से, है ना, और लिक्विड का रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पर गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल A और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ले लो कोई B, तो यहाँ रैंडम ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, है ना, ये आपस में मिलेंगे, है ना, यहाँ पर रैंडम ऑफ मोशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में ज़्यादा गैप, क्योंकि यहाँ पर गैसों के मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा गैप था, जबकि हम लिक्विड की बात करेंगे तो ज़्यादा उनके बीच में गैप नहीं होगा, तो इनमें क्या होगा, इनका रेट ऑफ रिएक्शन और कम, मतलब गैस से कम होगा। ठीक। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में स्पेस होता ही नहीं, है ना, इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा लिक्विड की अपेक्षा। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस ऑफ एरिया ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास कोई कप है ना, ये कप है और कप में क्या है, मिल्क है। ठीक। अब आप बताइए कि मान लेते हैं हमारे दो प्रकार के यहाँ पर शुगर के पार्टिकल ले लेते हैं, एक तो ये बड़े बड़े पार्टिकल शुगर के पार्टिकल ले लो और एक छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल ले लो। अब बताइए कौन सा शुगर हम गर्मा गर्म दूध में डालें तो ज़्यादा जल्दी से उसमें घुल जाएगा। तो देखो हम अगर ये छोटे पार्टिकल शुगर के डालेंगे अगर इस मिल्क में तो ये जल्दी से घुल जाएगा, और अगर हम इसको डालेंगे बड़े शुगर के पार्टिकल तो इसको घुलने में टाइम लगेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों जब इस छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या करेंगे, जब मिल्क में डालेंगे तो जो मिल्क होगा वो चारों ओर से इसको ऐसे इस तरीके से घेर लेगा और अपने आप में डिजॉल्व करा लेगा। अब ये छोटे छोटे हैं तो जल्दी से डिजॉल्व हो जाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इन बड़े पार्टिकल्स को, यानी शुगर के इन बड़े बड़े टुकड़ों को डालते हैं तो भाई देखो यहाँ तक तो कवर कर लेगा, लेकिन अंदर ये एरिया क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से इसको घुलने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको हम काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दे तो ये जल्दी से घुल जाएगा, है ना। इतना समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते बच्चों। आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन बहुत डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक। कंसंट्रेशन में क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अगर हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होगा,
द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो आल्सो इंक्रीज होगा, मतलब जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ कोलेजियन इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो कॉमन सी बात है, हमारे पास अगर दो रिएक्टेंट हैं A प्लस B, है ना, और इनका अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है C, अगर हम इन दोनों का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि नंबर ऑफ कोलेजियन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलेजियन, भाई कोलेजियन कॉमन सी बात है, ये आपस में कोलैज करेंगे, है ना। जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो देखो वहां पर कोलेजियन इंक्रीज होगा, और जब कोलेजियन इंक्रीज होगा तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब कोलेजियन क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इंक्रीज द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वहां पर क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट का, सपोज करो ये रिएक्टेंट A है, इस रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, है ना, अगर किसी रिएक्टेंट का बच्चों क्या होगा, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, है ना, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो जब मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो उनके बीच में क्या होगा, कोलेजियन इंक्रीज होगा, और जब कोलेजियन इंक्रीज होगा तो कॉमन सी बात है क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, है ना। तो वही चीज यहां पर बताएगी ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जैसे जैसे हम किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, कोई भी रिएक्टेंट ले लो दो और आप उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन हाँ एक टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर ना ही तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। अगर हाई या लो हो जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब भी किसी रिएक्टेंट का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वहां पर कोलेजियन इंक्रीज होगा, और कोलेजियन इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि वहां पर क्या होगा, इंक्रीज द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन वहां पर इंक्रीज होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों यहां पर, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। बच्चों जैसे जैसे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑफ इफेक्टिव कोलेजियन इंक्रीज। अब कॉमन सी बात है, हम किसी चीज को गर्म करते हैं, है ना, किसी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोलेजियन होगा। अब कोलेजियन जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा, ठीक। सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या होंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये सनलाइट में जब रिएक्शन करेंगे प्रेजेंस में तो ये क्या होंगे, हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर में क्या होगा कि जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर कम कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, है ना। आगे देखो, कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो बच्चों कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को मेंटेन करके रखता है, मतलब विच स्पीड्स अप डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अप और डाउन कर दें, ठीक। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम में रखता है ना। देखो कैटलिस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। कैटलिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सपोज करो कि हमें जिस स्पीड के साथ रिएक्शन लेनी, अब कोई रिएक्शन बहुत स्पीड में हो रही है ना, तो वहाँ पर कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रिएक्शन को उस लेवल पर ले आते हैं ताकि अच्छे से रिएक्शन हो सके, है ना।
कैटलिस्ट का एक ही काम होता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, लेकिन अब उसकी वजह से रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी रिएक्शन को ये इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने का काम करते हैं। ठीक, तो कैटलिस्ट आप समझ गए होंगे कि जिनकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो, या तो ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे या तो कम कर देंगे, यही काम होता है बच्चों किसका, कैटलिस्ट का। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे, एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, है ना। तो 2 टॉपिक यहाँ तक हमारे कंप्लीट हुए, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।